हेलो। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 डॉक्ट्रिन ऑफ रेजिस्टे पे चर्चा कर रहे हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ रेजिस्टे या एक ही समव्यवहार के भाग वाले तथ्य, इनको समझने के लिए हमें मुख्यतः 3 टॉपिक पे चर्चा करनी होगी। नंबर 1, इसका सामान्य परिचय क्या है। नंबर 2, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसका स्थान क्या है। और नंबर 3, इसका स्कोप क्या है, विषय क्षेत्र क्या है। यानी जनरल इंट्रोडक्शन, पोजीशन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड स्कोप ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ रेजिस्टे। अब अगर हम सामान्य परिचय की बात करें तो सामान्य परिचय में भी हमें मुख्यतः 4 पॉइंट पे बात करनी होगी। एक, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, 3, और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस 4 पॉइंट पे हमें चर्चा करनी है। नंबर 1, अगर हम इसके सामान्य परिचय की बात करें और इसमें इसके अर्थ को देखें तो रेजिस्टे लैटिन शब्द का अर्थ है जिसका शाब्दिक अर्थ है जो काम किया गया है। दूसरे शब्दों में, ऐसे कथन तथा कार्य जो किसी समव्यवहार के साथ हुए हैं। अर्थात रेस जेस्टे के अंतर्गत आने वाले तथ्य एवं कार्य एक ही समव्यवहार का भाग होना चाहिए। और यही बात शार्दुल सिंह वर्सेस स्टेट AIR 1957 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कही। अगर आप परिभाषा की बात करें तो इसको स्टीफन साहब, फिप्सन, वुडरोव एंड आमिर अली आदि विद शास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। स्टीफन महोदय ने कहा है कि समव्यवहार तथ्यों के एक ऐसे समूह को कहते हैं जो दूसरों से इतने जुड़े रहते हैं कि उन्हें एक ही नाम दिया जा सकता है। इसी प्रकार से फिप्सन साहब ने कहा कि समव्यवहार कई भौतिक कार्यों के लिए, जिनमें वह कथन भी शामिल हैं जो कार्य या कार्यों के साथ होते चले गए हैं, प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार से वुडरोव एंड आमिर अली ने भी इस शब्द को परिभाषित करने की कोशिश की और कहा कि प्रत्येक ऐसा कार्य, लोक या कथन जिनके समव्यवहार की प्रकृति पर, जिनसे समव्यवहार की प्रकृति पर कुछ प्रकाश पड़ता है या उसके सही घटित या उनके गुण को दर्शाता है, उसे समव्यवहार का भाग कहा जाता है। एक बार आप फिर देख लीजिए, प्रत्येक ऐसा कार्य, लोक या कथन जिनके समव्यवहार की प्रकृति पर कुछ प्रकाश पड़ता है या उसके सही चरित्र या गुण को दर्शाता है, उसे समव्यवहार का भाग कहा जाता है। ये बात वुडरोव एंड आमिर अली ने कहा। इसी प्रकार से जब आप इसकी प्रकृति पे आते हैं तो इसकी प्रकृति सिविल एंड क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग पर लागू होती है। इसकी उत्पत्ति इंग्लिश कॉमन लॉ से का सिद्धांत है। ये इंग्लिश कॉमन लॉ से आया हुआ है और एविडेंस एक्ट की धारा 6 में इसे एक ही समव्यवहार के भाग के रूप में उपन्दित किया गया है। अब अगर हम इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत देखें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 क्या कहती है? जो तथ्य विवाद न होते हुए भी
किसी विवादक तथ्य से उस प्रकार संसक्त हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, चाहे वे उसी समय या उसी स्थान पर या विभिन्न समय या विभिन्न स्थानों पर घटित हुए हैं, वह तथ्य सुसंगत है। इस धारा का अगर आप इंटरप्रिटेशन करें तो इसमें मुख्यतः 3 तत्व निकल के आते हैं। पहला, 2 तथ्य होने चाहिए, एक विवादक तथ्य और एक अविवादक तथ्य। ऐसे तथ्यों को एक ही समव्यवहार का भाग होना चाहिए या एक ही समव्यवहार के भाग के रूप में जुड़ा होना चाहिए। और तीसरा तत्व है, ऐसे तथ्यों को एक ही समय या स्थान पर घटित होना आवश्यक नहीं है। अगर इन तत्वों को आप केस लॉ के माध्यम से एक्सप्लेन करें तो हर एक तथ्य पर एक स्पेशल लीडिंग केस है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखें, जिसका पहला तत्व है कि 2 तथ्य होने चाहिए, एक विवादक या अविवादक तथ्य। इस पे बहुत ही महत्वपूर्ण लीडिंग क्वेश्चन है, लीडिंग केस है रतन बनाम क्वीन। क्या? रतन बनाम क्वीन। रतन बनाम क्वीन एक लीडिंग केस है। अगर आप इसके फैक्ट को देखें तो एक महिला है जो बहुत घबराई हुई आवाज में एक टेलीफोन ऑपरेटर को फोन करती है और उससे कहती है कि हमारी पुलिस से बात करा दीजिए। वो बहुत घबराई हुई होती है। टेलीफोन ऑपरेटर ने उस महिला का एड्रेस पूछा और जब तक कि वो पुलिस को कॉन्फ्रेंस पे लेती, महिला का फोन कट चुका था। चूंकि एड्रेस पता हो चुका था टेलीफोन ऑपरेटर को, उसने पुलिस को एड्रेस बताया, उस एड्रेस पे पुलिस पहुंचती है, वहां पे वो महिला मृत पाई जाती है। अब यहां पे 2 बातें थी। महिला का टेलीफोन ऑपरेटर को फोन करना, इसका कोई डिस्प्यूट नहीं था, और महिला की अननेचुरल डेथ होना एक विवादक तथ्य था। महिला के टेलीफोन ऑपरेटर का बात करना अविवादक तथ्य और महिला की अननेचुरल डेथ होना एक विवादक था। पहला तथ्य क्या है? अविवादक तथ्य को विवादक तथ्य से जुड़ा होना चाहिए। 2 तथ्य, दोनों तथ्य यहां पे मिल गए। धारा 5 कहती है विवादक एवं सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जाएगा और किन्हीं अन्यों का नहीं। अब यहाँ पे अविवादक तथ्य उसको सुसंगत घोषित कराना है तो धारा 6 कहती है कि चूंकि ये एक ही समव्यवहार का भाग है, यानी महिला का ऑपरेटर को फोन करना, उसको मदद मांगना, उसे घबराया हुआ होना और आने के बाद उसकी अननेचुरल डेथ होना और पति के द्वारा ये कहना कि वो तो बंदूक की नली साफ कर रहा था और अचानक से गोली चल गई। ये पूरी की पूरी कहानी एक पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है, इसलिए यहाँ पे वो अविवादक तथ्य सुसंगत हो जाएगा। इसी प्रकार से जब एक ही समव्यवहार के भाग की बात करेंगे तो एक ही समव्यवहार माने ऐसे तथ्यों को पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, एक ही समव्यवहार का भाग होना चाहिए। इस पे भी बहुत ही महत्वपूर्ण लीडिंग केस है आर वर्सेस रिचर्डसन, आर वर्सेस फास्टर एंड आर वर्सेस बेडिंगफील्ड। अगर आप इन तीनों केसों का एनालिसिस करें तो आर वर्सेस रिचर्डसन का क्या फैक्ट है? एक लड़की होती है, उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई होती है, कोई साक्ष्य नहीं है कि उस लड़की को किसने मारा है। इन्वेस्टिगेशन के हिस्से में यह पता चलता है कि जिसने भी मारा होगा वो लेफ्ट हैंडी रहा होगा, क्योंकि उसके गला जिस तरीके से कटा था उससे लगता था कि मारने वाला लेफ्टी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो महिला प्रेग्नेंट पाई गई जबकि अनमैरिड थी। ये तय हो गया उस महिला का किसी पुरुष के साथ संबंध अवश्य रहा होगा। पता करने पे पता चला कि रिचर्डसन उसके घर आता जाता था। रिचर्डसन के बारे में जब पता चला तो एक फैक्ट्री में काम करता था और जिस दिन घटना घटित हुई थी उस दिन ये पता चला कि कुछ समय के लिए फैक्ट्री से छुट्टी मांगकर बाहर गया था और जितने समय के लिए वो बाहर था उतने समय में फैक्ट्री से लड़की के घर पहुंचकर
फैक्ट्री तक वापस आया जा सकता था। और तहकीकात हुई, उसके घर से जूते मिले, जूते में मिट्टियाँ मिली, उस मिट्टियों का परीक्षण हुआ तो पता चली वो मिट्टी उस लड़की के घर के पास की मिट्टी से मेल खाते हैं। जूता नुकीला था, नुकीले जूतों का यहाँ निशान मिला था। मानी सारी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ती चली गई और न्यायालय ने यद्यपि कोई साक्ष्य नहीं था, लेकिन इसे इस बात के लिए सुसंगत माना कि रिचर्डसन ने ही उस महिला की हत्या की। इसी प्रकार से आर बनाम फास्टर का केस देखें। एक व्यक्ति होता है, वो सड़क पे पैदल जा रहा होता है, उसको ओवरटेक एक साइकिल वाला करता है। ठीक कुछ क्षण के बाद एक बहुत तेज गति से ट्रक ने भी उस व्यक्ति को ओवरटेक किया और एक आवाज आई एक्सीडेंट का। उस आवाज को सुनकर के पैदल चलने वाला व्यक्ति भागकर आगे बढ़ता है तो देखता है वही साइकिल वाला जो भी जस्ट पार हुआ था वो घायल अवस्था में तड़प रहा है और उसने कहा कि मेरी यह दशा ट्रक वालों ने की। अब ये जो तीनों घटनाएं, साइकिल वाले का पैदल वाले को ओवरटेक करना, इसके बाद एक तेज गति से ट्रक का जाना, ट्रक का एक्सीडेंट होने की आवाज़ सुनना और घटनास्थल पर पैदल चलने वाला व्यक्ति को भाग कर जाना और उस व्यक्ति के द्वारा ये कहना कि ये घटना इस ट्रक वालों से हुई है, मेरी दशा इस ट्रक वालों ने की है, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, और न्यायालय ने इसे सुसंगत माना और धारा 6 के अंतर्गत ग्राह्य माना। लेकिन इसी जगह पे जब हम आर बनाम बेडिंगफील्ड की बात करते हैं तो थोड़ी सी स्थिति भिन्न होती है। इसमें एक महिला होती है, उसका गला कटा होता है और कमरे से बाहर निकलकर कहती है, अपनी चाची को बुलाते हुए कहती, चाची चाची देखो ये मेरी दशा बेडिंगफील्ड ने क्या कर दी। यानी उसने आरोप लगाया कि बेडिंगफील्ड ने मेरा गला काटा है। बात न्यायालय में गई, बेडिंगफील्ड ने इससे इनकार किया था, मैंने नहीं काटा है, इसने स्वयं अपने गले को काटा है और मुझ पर आरोप लगा रही है, ये उसका आर्गुमेंट था। बात न्यायालय में गई, न्यायालय ने विचारोपरांत इसका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया और ये कहा कि यह पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन नहीं है, इसे एक ही व्यवहार का भाग नहीं माना। क्यों? क्योंकि न्यायालय की ओपिनियन थी कि जिस समय गला काटने का प्रयास किया गया या गला काटा गया उस समय महिला के द्वारा कोई भी आवाज या बचाव के लिए किसी भी प्रकार की पुकार नहीं की गई थी और एक घटना घटित होने के बाद कमरे से बाहर निकलने के बाद तब चाची को बुलाया गया। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, कड़ी टूट गई। यह अच्छा होता कि जिस समय बेडिंगफील्ड ने गला काटने का प्रयास किया था अगर उसी समय चाची को बुलाया गया होता तो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन था, तो न्यायालय ने इसे पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन नहीं माना। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो पहला तत्व था कि दो तथ्य होने चाहिए, एक अविवादक और विवादक तथ्य, और दोनों को जुड़ा होना चाहिए, रतन बनाम कोई, एक ही समव्यवहार का भाग होना चाहिए, आर बनाम फास्टर, आर बनाम रिचर्डसन। किंतु कड़ी किस में टूट गई? आर बनाम बेडिंगफील्ड में। एक ही समव्यवहार को अगर और आप डीप में लेके जाएं और विधियों की बात करें तो इसके सीआरपीसी में अगर आप देखें तो सीआरपीसी की धारा 220 और 223 का सब क्लास डी, उसमें भी सेम ट्रांजैक्शन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, एक ही समव्यवहार का भाग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सीआरपीसी की धारा 220 और 223 सब क्लास डी। इसी प्रकार से जब हम तीसरे तत्व की बात करें तो तीसरा तत्व क्या है कि उसे एक ही स्थान या एक ही समय पर घटित होना आवश्यक नहीं है, और इस तथ्य को सपोर्ट कर रहा है पाकला नारायण स्वामी वर्सेस इम्परर। इस मामले में आप देखिए, अगर इसके फैक्ट को देखें तो पाकला नारायण स्वामी
और इम्परर के मामले में ये जो व्यक्ति होता है वो कुछ कर्जा दिया होता है एक किसी दूसरे व्यक्ति को, एक किसी समय पर कर्जा दिया था, फिर अपने रुपए को मांग रहा था, कई बार मांगा, नहीं मिला। एक दिन जो ऋणी था उसने कहा कि ठीक है, आप आइए और अपना पैसा ले जाइए। जब उसने पैसा लेने के लिए बुलाया, ये बात उसने अपनी पत्नी को बता दिया कि हमको पैसा लेने के लिए बुलाया जा रहा और मैं पैसा लेने जा रहा। वो गया, वापस नहीं लौट के आया। कुछ दिनों के बाद ये पता चला कि बरहामपुर रेलवे स्टेशन पे एक बक्सा मिला है, उस बक्से में एक लाश के 7 टुकड़े किए गए हैं। पता चलने पे ये पता चला कि पकड़न राय था। अब स्थिति ये बनी कि यहाँ पे घटना मतलब पैसा एक समय पे दिया गया है, मांगा किसी और समय पे दिया गया है, पैसा वापस करने के लिए बुलाया किसी और समय पे गया है, मारा किसी और समय पे गया है। तो इस तरीके से एक ही समय या एक ही स्थान पर कोई एक तथ्य घटित नहीं हुआ है, लेकिन हर एक कड़ी अगर देखा जाए तो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है, इसलिए यह भी सुसंगत है। तो इस तरीके से जो धारा 6 का स्टेटमेंट था कि जो तथ्य विवाद ना होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से उस प्रकार संसक्त हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, चाहे वे उसी समय या उसी स्थान पर या विभिन्न समय या विभिन्न स्थानों पर घटित हुए हैं, सुसंगत है। और इन तीनों तत्वों को इन केस के माध्यम से आप देख सकते हैं। अब इसका तीसरा जो पॉइंट था, एविडेंटरी वैल्यू, साक्षिक मूल्य। साक्षिक मूल्य इसका क्या है, इसको 2 जगहों पे देखेंगे। अगर आप इंग्लिश लॉ में देखें, व्हाट इज द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टिस, क्या है? तो इंग्लिश लॉ के अंतर्गत है, ऐसे कथन मामले को स्पष्टीकृत करने या समर्थन करने हेतु ही ग्राह्य होते हैं। यानी ये जो इस प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं वो सारवान साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है, वह केवल दूसरे तथ्य को स्पष्टीकृत करने के लिए या उसका समर्थन करने हेतु वो ग्राह्य होते हैं, सारवान साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होते। ये जो है इंग्लिश कॉमन लॉ की बात है, और यही बात फिप्सन महोदय ने भी कही है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टिस है ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, ये केवल कथन को संपुष्ट करने के लिए ही ग्राह्य किए जा सकते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश लॉ में इंडियन लॉ में आते हैं, भारतीय साक्ष्य विधि में आते हैं, स्थिति कुछ भिन्न हो जाती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जब बात करें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम उन तथ्यों को साक्ष्य में ग्राह्य करती है जिन्हें चैप्टर 2 सेक्शन 6 से 55 के बीच में सुसंगत घोषित किया गया है। ठीक है, इस प्रकार वह तथ्य जो धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत घोषित किए गए हैं वह सब्सटेंटिव एविडेंस है, सारवान साक्ष्य के रूप में उनको ग्राह्य किया जा सकता है यदि न्यायालय ऐसे कथनों पर विश्वास कर ले। अगर आप देखना चाहें तो आरओसी मर्डर केस को भी आप इसका हवाला दे सकते हैं। कोई एविडेंस नहीं, लेकिन जो कड़ियाँ थी वो इतनी मजबूत थी, इतनी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी कि न्यायालय ने उन कड़ियों को, सारे तथ्यों को पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन माना और इसे साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया और तलवार दंपति को दंडित भी किया। अब इस सिद्धांत की आलोचना भी होती है और बहुत कठोर आलोचना हुई है। जैसे बिगमोर साहब ने कहा कि यह बहुत अनोखा पद है
और जितनी जल्दी ये अंग्रेजी नामावली से निकाल दिए जाएं उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छा होगा। इसी प्रकार से लॉर्ड टाल्पिन कहते हैं कि यह एक प्रतिष्ठित लबादा, उन्होंने लबादा शब्द इस्तेमाल किया, कहा कि यह एक प्रतिष्ठित लबादा उन विभिन्न मामलों के लिए है जिन पर कोई निश्चित सूत्र लागू नहीं होता है। इसी प्रकार से प्रोफेसर स्टोन ने भी इस सिद्धांत की कटु आलोचना की और कहा कि साक्ष्य विधि का शायद ही कोई अन्य सिद्धांत इतनी अनिश्चितता तथा संदेह से भरा है। तो इस प्रकार से हमने डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टिस के दो पार्ट, एक सामान्य इंट्रोडक्शन और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसकी विधिक स्थिति क्या है, उस पर चर्चा की। अब इसके स्कोप के बारे में देखिए, विषय क्षेत्र के बारे में कि कितना बड़ा है ये, और अलग अलग कंसेप्ट पे इसके अलग अलग एविडेंटरी वैल्यू है। कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टुकड़े में आ जाता है, तो इसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं केस लॉ के तहत। लगभग 10 पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे इसके विस्तार क्षेत्र के बारे में। नंबर 1, अगर ये देखा जाए कि सेक्शन 6 और सेक्शन 157 का क्या संबंध है, धारा 6 और धारा 157। यदि कोई कथन धारा 6 के अंतर्गत ग्राह्य नहीं है तो वह धारा 157 के अंतर्गत संपोषक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होंगे। इसी प्रकार से टेप रिकॉर्ड के बारे में बात अगर करें आप कि रेस जस्टिस और टेप रिकॉर्ड, जो टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है उसके साथ इसका क्या संबंध हो सकता है। तो टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट एज एविडेंस आर एडमिसिबल, यानी टेप रिकॉर्ड किए गए कथन साक्ष्य में ग्राह्य हैं बशर्ते कि उनसे कोई छेड़छाड़, टैंपरिंग ना की गई हो। एक लाइन, टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट क्या साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होंगे, अंडर सेक्शन 6 उत्तर मिला हाँ, ग्राह्य होंगे। और इस पे लीडिंग केस है रूपचंद वर्सेज महावीर प्रसाद, रूपचंद वर्सेज महावीर प्रसाद AIR 1956। दूसरा केस है यूसुफ अली इस्माइल नागरी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1968 SC। इसी प्रकार से तीसरा केस है RM मलकानी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1973 SCC। इसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण लीडिंग केस है जियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी वर्सेज ब्रिजमोहन रामदास मेहता AIR 1976 SC। इस मामले में न्यायालय ने साफ शब्दों में कहा कि टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 6 रिलेवेंट है और एडमिसिबल है यदि यह साबित हो जाए कि उनके साथ किसी भी प्रकार की टैंपरिंग यानी छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसी प्रकार से हम अगले फैक्ट की बात करें कि रेस जस्टिस और FIR का क्या संबंध है। FIR के संदर्भ में तो उत्तर मिला कि धारा 6 के अंतर्गत FIR सुसंगत साक्ष्य है, ये भी रिलेवेंट फैक्ट है और ग्राह्य है। अब स्थिति क्या बनी, इस पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीडिंग केस था सामल दास वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1974 SC, और दूसरा केस था श्यामानंदन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1991। यानी दो महत्वपूर्ण लीडिंग केस, सामल दास वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1974 एंड श्यामानंदन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1991। क्या कहा कि धारा 6 के अंतर्गत FIR रिलेवेंट है और ग्राह्य है, ठीक है, किंतु
इन केस में एक बात और कही गई कि एफआईआर सारवान साक्ष्य नहीं है, सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, किंतु अभियुक्त द्वारा 145 के अंतर्गत और प्रोसिक्यूशन अफसर द्वारा संपुष्ट यानी संपोषक साक्ष्य के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। एक अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आया कि रेस जस्टे और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। क्या पीआईएल भी रेस जस्टे के रूप में रिलेवेंट होगा? दो बातें हैं। सामान्यतः किसी न्यूज़पेपर में कोई बात छपी है, कोई कथन है, उसे पीआईएल के रूप में ग्राह्य नहीं कराया जा सकता। लेकिन 3 परिस्थितियां हैं कि अगर कोई चीज न्यूज़पेपर में ही है और 3 बातें प्रूव्ड हो जाएं तो उसे पीआईएल के रूप में इंटरटेन किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। पहला क्या है कि यदि न्यायालय की ऐसी न्यूज़पेपर में छपी सूचना से यह राय बन जाए कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जो न्यूज़पेपर में सूचना छपी हुई है, यदि उसके माध्यम से न्यायालय को विश्वास हो जाए या उसकी राय बन जाए कि मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, अथवा यह राय बन जाए या यह विश्वास हो जाए कि जो व्यक्ति है वो इतना डिसेबल है, निर्योग्य है कि वो न्यायालय के सम्मुख आ नहीं सकता। तीसरा, अथवा यह न्यायाधीश को विश्वास करने का कारण हो जाए कि जो कुछ छपा है वो सत्य है। इन परिस्थितियों में पीआईएल और न्यूज़पेपर में छपी गई बात वो पीआईएल के माध्यम से रिलेवेंट हो जाएगी। सामान्यतया नहीं है, लेकिन इन परिस्थितियों में वो रिलेवेंट हो जाएगी। और ये बात एसपी आनंद वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल मध्य प्रदेश, एसपी आनंद वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल मध्य प्रदेश, हाई कोर्ट जबलपुर, एआईआर 2009 के मामले में न्यायालय ने कहा है। एक अगला पॉइंट आया कि रेस जस्टे एंड स्टेटमेंट ऑफ इंजर्ड पर्सन, घायल व्यक्ति के द्वारा किया गया कथन क्या रेस जस्टे के अंतर्गत सुसंगत होगा? उत्तर मिला हाँ। घायल व्यक्ति का साक्ष्य जो घटना घटित होने के यथाशीघ्र रिकॉर्ड किया गया है वो धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत है एवं ग्राह्य है। और ये बात राइजो वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, एआईआर 2010 के मामले में कही गई है। न्यायालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। इसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है रेस जस्टे एंड अदर देन आई विटनेस। इस मामले में धारा 6 कैसे अप्लाई होगा? उत्तर मिला एडमिसिबल अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एविडेंस एक्ट। ये एडमिसिबल है। और इस पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीडिंग केस है वजीर बेगम अमल वर्सेस सेठ तुलाराम। ये 1960 का केस है और इसमें एक बड़ा रोचक फैक्ट था कि एक कमरा था, कमरे में एक पर्दा नशीन स्त्री बैठी थी, उसके द्वारा किसी प्रोनोट पे सिग्नेचर कराया जाना था। वो पर्दा नशीन थी, प्रोनोट पे सिग्नेचर कराने जब गया तो फिर वहाँ पे उसका हस्बैंड खड़ा था और उसके हस्बैंड के सामने उस महिला ने, पर्दा नशीन महिला ने उस प्रोनोट पे सिग्नेचर कर दिया था। वो वहीं बगल में ही खड़ा था। तो उसके द्वारा देखा गया जो साक्ष्य था वो सेक्शन 6 के अंतर्गत रिलेवेंट इस केस में माना गया था। इसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण केस है, महत्वपूर्ण फैक्ट है कि रेस जस्टे एंड स्टेटमेंट ऑफ बाई स्टैंडर्ड। अगर कोई बाई स्टैंडर्ड पहुंच गया है तो उसके द्वारा जो देखा गया या जो घटना के बारे में जानकारी हुई क्या वो अंडर सेक्शन 6 रेस जस्टे के अंतर्गत ग्राह्य होगा?
उत्तर मिला, वो भी ग्राह्य होगा। और एक केस था महादेव वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी 1957, तो और बंडेला नागराजू वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1984, ये दो महत्वपूर्ण लीडिंग केस इससे हैं। और सबसे पहला जो लीडिंग केस था इस कंसेप्ट पे, चेन मट्टू वर्सेज एम्परर, इस मामले में कहा गया कि जो स्टेटमेंट ऑफ बाई स्टैंडर्ड पर्सन का है वो भी अंडर सेक्शन 6 वो एडमिसिबल है। बाई स्टैंडर्ड पर्सन का क्या मतलब हुआ? एक व्यक्ति प्लान करके घटनास्थल पर पहुंचता है और एक व्यक्ति आकस्मिक घटनास्थल पर पहुंच, अगर वो व्यक्ति आकस्मिक रूप से घटनास्थल पर पहुंच गया तो प्लानिंग का पार्ट नहीं है, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके भी कथन धारा 6 के अंतर्गत एडमिसिबल हो जाएंगे। हियर से एविडेंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टिस, अनुश्रुत साक्ष्य और रेस जस्टिस का कंसेप्ट है। आप जानते हैं कि सेक्शन 59 कहती है कि दस्तावेज की अंतर वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जाएंगे। और धारा 60 कहती है हर एक परिस्थिति में मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। अगर आप इसके बेसिक प्रिंसिपल को देखें एविडेंस एक्ट के, तो वहाँ भी है कि हर एक मामले में सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी सर्वोत्तम साक्ष्य क्या है? जो डायरेक्ट एविडेंस है। इट मीन, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। लेकिन किन परिस्थितियों में ग्राह्य है? जितनी परिस्थितियां हैं उसमें से एक धारा 6 भी है, रजिस्टर भी है, इन परिस्थितियों में ये ग्राह्य हो जाता है। इसी प्रकार से एक अंतिम पॉइंट और है कि अगर अभियुक्त का स्वतः या सहज स्पष्टीकरण है तो क्या वो धारा 6 के अंतर्गत ग्राह्य होगा? उत्तर मिला हाँ। जब अभियुक्त अपराध किए जाते समय एक स्वतः स्पष्टीकरण देता है तो ऐसा स्पष्टीकरण रेस जस्टिस के अंतर्गत ग्राह्य हो जाता है, वो धारा 6 के अंतर्गत ग्राह्य होगा। और अगर आप इसका डीप इंटरप्रिटेशन करें तो सेक्शन 8 का जो सब्सिक्वेंट कंडक्ट है, पश्चातवर्ती आचरण है, उस रूप में भी वो ग्राह्य हो जाएगा। और इस पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीडिंग केस है, पीटर्स वर्सेस स्टेट 1959। अंतिम पॉइंट है कि धारा 32 और रजिस्टर का क्या संबंध है? 32 सब क्लास 1 वह कथन जो धारा 32 के अंतर्गत अग्राह्य हैं, अगर वो ग्राह्य होंगे तो वो स्वयं अपने आप में सब्सटेंटिव एविडेंस के रूप में ग्राह्य हो जाएंगे। लेकिन अगर व्यक्ति जीवित हो गया तो मृत्युकालिक कथन के रूप में ग्राह्य नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई कथन जो पहले डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में हो सकता था यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई होती, अगर बच गया तो संपोषक साक्ष्य के रूप में जाएगा 157 के अंतर्गत, और वो धारा 6 के अंतर्गत भी ग्राह्य हो सकता है। इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीडिंग केस था, सी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1992। सी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1992 SC। इस मामले में मृतक ने अपनी पत्नी से सुबह ऑफिस जाते समय कहा था कि वो लंच के लिए घर वापस आएगा, किंतु ऑफिस में उसे गोली मार दी जाती है और वो मर जाता है। यहाँ पति का कथन 32 सब क्लास 1 के अंतर्गत ग्राह्य नहीं है, क्योंकि उनकी मृत्यु के कारण के बारे में नहीं है, ठीक है, किंतु ये धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत है। इस प्रकार से हमने इस सिद्धांत के तीनों स्वरूप, सामान्य परिचय जिसमें हमने अर्थ, परिभाषा, प्रकृति के बारे में चर्चा की, हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसकी स्थिति क्या है, इसके आवश्यक तत्व क्या है और उन आवश्यक तत्वों को किस प्रकार से केस लॉ के द्वारा सपोर्ट किया गया है उस पर चर्चा की। इसका विस्तार क्षेत्र क्या है, इसके साक्षिक मूल्य के संदर्भ में
सामान्य मूल्य क्या है, इंग्लिश कॉमन लॉ में इसकी इविडेंटरी वैल्यू क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या है, और अलग अलग कंसेप्ट पे जिसकी हम चर्चा कर रहे थे उस पे इसका साक्षिक मूल्य क्या है, इस पे चर्चा की। ये वीडियो आपको कैसा लगा? किसी प्रकार के सुधार या सुझाव की जरूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।